साल 1997 जॉर्डन में एक हमास नेता की हत्या की कोशिश में इजराइल की मोसाद एजेंसी के एजेंट्स लगे हुए थे, लेकिन जॉर्डन के सुरक्षा बलों ने इस प्लान को फेल कर दिया। अपनी धरती पर किए जा रहे इजरायली ऑपरेशन को लेकर जॉर्डन के किंग हुसैन बुरी तरह से भड़क गए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इजराइल को झुकना पड़ा। तब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू थे। उन्होंने इस घटना के लिए जॉर्डन के किंग हुसैन से माफ़ी मांगी। इस घटना के बारे में आगे डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन ये पहली बार था जब नेतन्याहू ने किसी मुस्लिम देश के नेता से माफ़ी मांगी थी। साल 2010 में एक बार फिर इजराइल को अपनी आक्रामक नीतियों की वजह से माफ़ी मांगनी पड़ी। इस बार नेतन्याहू ने तुर्की से माफ़ी मांगी। हालांकि इस माफ़ी की वजह से इजराइल में नेतन्याहू को खूब आलोचना झेलनी पड़ी थी। अब एक बार फिर नेतन्याहू ने माफ़ी मांगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में उन्होंने कतर से माफ़ी मांगी। यहाँ तक कि उन्होंने साफ कहा कि इजराइल दोबारा कभी कतर पर हमला करने की गलती नहीं करेगा। आइए इन घटनाक्रमों के बारे में एक एक कर जानते हैं। सितंबर 2025 इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर हमला किया। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक कतर का अधिकारी भी शामिल था। यह हमला तब हुआ जब हमास से जुड़े बड़े लीडर्स एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में सीज फायर को लेकर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। मीटिंग चल रही थी कि इजरायली एयरफोर्स ने रेड सी से बैलिस्टिक मिसाइल से इमारत को निशाना बनाकर हमला कर दिया। पश्चिमी देशों के दोस्त माने जाने वाले कतर में इस हमले की वजह से मिडिल ईस्ट में भयंकर असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया। अमेरिका के मित्र मुस्लिम देश भी इजराइल के खिलाफ मुखर हो गए। मुस्लिम देशों का गुस्सा भड़क गया। हमले के 5 दिन बाद ही दोहा में 50 से ज़्यादा मुस्लिम देशों के नेता इकट्ठा हुए और इजरायली हमले की निंदा की। यहाँ तक कि कतर ने खुद को हमास इजराइल वार्ता से अलग कर लिया। दबाव इतना बढ़ा कि 20 दिन बाद नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतर के पीएम को फ़ोन कर माफ़ी मांग ली। बात साल 2007 की है। चुनाव जीतने के 1 साल बाद हमास ने गाज़ा का कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया। पुलिस और सेना का कंट्रोल भी हमास के नेतृत्व के पास चला गया। इजराइल ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा माना। तब इजराइल ने गाज़ा के चारों ओर कड़ी घेराबंदी कर दी। समुद्री रास्ते भी बंद कर दिए गए। इस नाकेबंदी की वजह से तब गाज़ा में रहने वाले करीब 20 लाख लोगों का जीवन संकट में पड़ गया। किसी को न तो गाज़ा से बाहर जाने की इजाज़त थी, न ही किसी बाहरी को गाज़ा के अंदर जाने की। वहाँ बेरोजगारी, कुपोषण और चिकित्सा आपूर्ति की भारी कमी हो गई। वहाँ जीवन यापन मुश्किल हो गया था। इस नाकेबंदी के पीछे इजराइल का तर्क था कि ये सुरक्षा के लिए है, ताकि हमास को हथियार और सामरिक सामग्री न मिल सके। ऐसे में कई संगठनों ने गाज़ा में राहत सामग्री भेजने के लिए अभियान शुरू किया। तुर्की के एक NGO IHH ने 6 जहाज़ों का एक काफिला गाज़ा पट्टी के लिए भेजा। इसे गाज़ा फ्रीडम फ्लोटिला नाम दिया गया। मावी मरमारा इस काफिले का सबसे बड़ा जहाज़ था, जिस पे लगभग 700 मानवाधिकार कार्यकर्ता सवार थे। 31 मई 2010 को सुबह लगभग 4:30 बजे इजरायली नौसैनिकों ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में इन जहाज़ों को रोकने की कोशिश की। चेतावनी दी कि गाज़ा न जाएं और अशदोद बंदरगाह की तरफ मुड़ जाएं। मावी मरमारा पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। इजराइल का दावा है कि कार्यकर्ताओं ने उनके सैनिकों पर छड़, चाकू, डंडे और यहाँ तक कि हथियार छीनकर गोलीबारी भी की। झड़प के दौरान तुर्की के 9 नागरिकों की मौके पर मौत हो गई और एक घायल कार्यकर्ता की बाद में मौत हो गई। कई अन्य घायल भी हुए। इस घटना में 7 इजरायली सैनिक भी घायल हुए। हालांकि दूसरे पक्ष का दावा है कि इजरायली सैनिकों ने बिना उकसावे के हमला किया था। इस घटना की पूरी दुनिया ने निंदा की। तुर्की के तत्कालीन प्रधानमंत्री रेसेप तैयब एर्दोगन ने इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करार दिया और इजराइल से माफ़ी और जवाबदेही की मांग की। तुर्की और इजराइल के कूटनीतिक संबंध टूटने के कगार पर आ गए। हालांकि अमेरिका ने मध्यस्थता की। घटना के 3 साल बाद मार्च 2013 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की मध्यस्थता से नेतन्याहू ने तुर्की के प्रधानमंत्री एर्दोगन से फ़ोन पर बात की और इस घटना में हुए नुकसान के लिए माफ़ी मांगी। इजराइल ने मृतकों के परिवारों को $20 मिलियन का मुआवजा देने की भी घोषणा की। इससे पहले साल 1997 में नेतन्याहू को जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। दरअसल इजराइल ने हमास के नेता खालिद मिशाल को निशाना बनाने का प्लान बनाया था। इसके लिए मोसाद के 6 एजेंट्स चुने गए थे। प्लान के मुताबिक 25 सितंबर 1997 को मोसाद के 2 एजेंट्स जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचे।
इन एजेंट्स को फेंटानाइल नाम का जहर दिया गया था, जो स्किन के जरिए शरीर में चला जाता है। इससे इंसान की करीब 48 घंटे में मौत हो जाती है। मोसाद ने मिशन शुरू किया और जैसे ही खालिद मशाल अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा, जासूसों ने स्प्रे का इस्तेमाल करके जहर दे दिया। हालांकि इसी बीच खालिद के बॉडीगार्डों ने मोसाद एजेंटों को दौड़ाकर पकड़ लिया। फिर पता चला कि 4 एजेंट जॉर्डन के ही इजरायली दूतावास में छिपे हुए थे। मिशन फेल हो गया। इधर खालिद मशाल की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि जल्द से जल्द जहर का एंटीडोट नहीं मिला तो जान नहीं बच पाएगी। इसकी जानकारी जब जॉर्डन किंग हुसैन को हुई तो उन्होंने इजराइल को धमकी दी कि अगर आधी रात से पहले उस जहर का एंटीडोट नहीं भेजा गया तो वे इजराइल के साथ हुआ शांति समझौता तोड़ देंगे। इतना ही नहीं, जहर देने वाले मोसाद के एजेंट्स को फांसी पर लटका देंगे। इसके बाद एजेंट्स को छुड़ाने के बदले में इजराइल को जहर का एंटीडोट भी देना पड़ा और कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को भी छोड़ना पड़ा। घटना के 2 महीने बाद नेतन्याहू जॉर्डन भी गए और वहां पर किंग हुसैन से माफ़ी भी मांगी। इन तीनों घटनाओं में नागरिकों की मौत, संप्रभुता का उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते इजराइल को सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकारनी पड़ी। अमेरिका जैसे शक्तिशाली सहयोगी देशों के हस्तक्षेप से नेतन्याहू को भी झुकना पड़ा। नेतन्याहू की माफ़ी ये दिखाता है कि क्षेत्रीय दबाव और बड़े देशों की भूमिका से इजराइल भी समझौता करने को मजबूर हो जाता है।